जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए एनसीईआरटी फ़िल्टर सीरीज़ कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने शुरुआत किया क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का, जिसमें कि हम अध्ययन कर रहे हैं हमारे अतीत पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5। देखिए जो आपके पास पुराना एनसीईआरटी होगा उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 4 होगा वो होगा क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पर जो इस पर नया आया है वो है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो इन दोनों चैप्टर को इंक्लूड करके, दोनों ही चैप्टर को मिक्स करके आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपका वैदिक संस्कृति रहता है यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि जो इतिहास है या तो आपसे मॉडर्न इंडिया से पूछेगा या फिर एनिसेंट हिस्ट्री से पूछेगा या फिर वैदिक पीरियड से पूछता है। तो ध्यान देना है आपको, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखना है, समझना है और अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी प्यारे भाई एवं बहन हैं जो अपने साथ कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं वो अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। जितने भी भाई बंधु हैं जहाँ पर आपको लगे कि लिखना चाहिए वहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, पर यहाँ पर जो मैं फैक्ट समझाऊंगा उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना। वेदों की संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता है कि वेदों की संख्या है 4। ठीक है, ध्यान देना कौन कौन से हैं वेद। तो ऋग्वेद पहला, फिर है यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद आएगा आपका सामवेद, सामवेद के बाद आएगा आपका अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 तो आपके वेद हो गए। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि वेद कितने हैं, 4। कौन कौन से, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब आगे देखना, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद कैसा है, सबसे प्राचीन वेद है। अब यहाँ पर और ध्यान देना, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है लगभग 3500 वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, और ऋग्वेद के जो ऋषि है अग्नि ऋषि। ठीक है, अग्नि ऋषि है। एक बात और आपको याद रखना है, ऋग्वेद में प्रमुखतः 3 देवताओं का वर्णन किया गया है। 3 देवता कौन कौन से हैं, तो पहला आपको नाम याद करना है अग्नि, दूसरा नाम याद करना है आपको इंद्र और तीसरा नाम आपको याद रखना है सोम। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रहेगा। चलिए और समझते हैं हम। सबसे पहले क्या नाम था हमारा, पहले नंबर पे नाम था हमारा अग्नि। इसे मैं एक बार डिफाइन कर लेता हूँ। सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला था, चलो इंद्र लिख देता हूँ, इंद्र। फिर इसके बाद जो है आपका अग्नि, अग्नि के बाद जो है आपका तीसरा है सोम। ठीक है, 3 प्रमुख देवताओं का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। इसमें से जो इंद्र है ये युद्ध के देवता माने जाते हैं। ठीक है, किसके देवता माने जाते हैं, युद्ध के देवता माने जाते हैं इंद्र। दूसरा जो अग्नि है ये आग के देवता माने जाते हैं, आग के देवता माने जाते हैं। फिर इसके बाद जो सोम है, सोम एक औषधि है जो कि किसी विशेष अवसर पर पिया जाता था। ठीक है, तो ये तीनों ही आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा जो इंद्र है, ठीक है, चलिए इससे पहले और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ऋग्वेद, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। ठीक है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त है। और जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है सूक्त, इस सूक्त का मतलब क्या होता है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी प्रकार से
बोला गया। सुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है, क्योंकि सु मतलब होता है अच्छा, उक्त मतलब होता है कहा गया। जिसको अच्छी प्रकार से कहा गया हो वो होता है सुक्त। और ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। प्रमुख तीन देवताओं का वर्णन है, इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र जो है युद्ध के देवता है, अग्नि आग के देवता है, सोम एक औषधि है जो कि किसी विशेष अवसर पर पिया जाता था। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आगे चले? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखेंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रथाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, दोहे, छंद, सूक्त और कविता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वर्णित छंद, जो वर्णित प्रथा है उन्हें हम सूक्त कहते हैं। ठीक है, और अभी आपने देखा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, और इसमें तीन देवताओं का वर्णन किया गया। तीन देवता कौन कौन से हैं? तो नाम आपको नोट डाउन करना है, इंद्र, अग्नि और एक और है सोम। इसमें से जो 1028 सूक्त है इनमें से इंद्र के 250 सूक्त हैं। 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है, अग्नि की 200 सूक्तों में स्तुति की गई है, और सोम का बाकी बाद में किया गया है। ठीक है, बेसिकली आपको इन दोनों को याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूक्त। 200 सूक्त अग्नि सूक्त के हैं और इंद्र के 250 सूक्त है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? संस्कृत, द्रविड़, आर्य और ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए आपके पास पूरा 1 मिनट का समय रहता है पेपर हॉल में। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो 1 मिनट का पूरा समय रहता है। आप 1 मिनट समय लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उसको ध्यान से समझ करके फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्रविड़, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत पूछा है। ठीक है, और द्रविड़ में कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो आपको याद रखना है तेलुगु, दूसरा है तमिल, तीसरा है कन्नड़ और अंतिम है मलयालम। ये चार भाषाएं जो है ये द्रविड़ भाषा है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। एक और नोट करना है आपको, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है ये कहाँ का है? तो आपको याद रखना है ये झारखंड, झारखंड व मध्य भारत में बोली जाती है। ठीक है, झारखंड व मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक, और द्रविड़ भाषा है ये दक्षिण भारत में बोली जाती है। और द्रविड़ भाषा में जिन भाषाओं को इंक्लूड किया गया है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, इन चार भाषाओं को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसका सही आंसर है मलयालम, क्योंकि अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि द्रविड़ भाषा जो है दक्षिण भारत की भाषा है, और इसमें चार भाषा समाहित है। पहला तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। यहाँ पर क्या पूछा है? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मलयालम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है? ए बी सी डी चार ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर है आपको सीधे तौर पर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है वो झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती है। ठीक है, और जो द्रविड़ भाषा है ये कहाँ पर बोली जाती है? तो ये दक्षिण भारत में बोली जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर बोली जाती है? दक्षिण भारत में। और इसके अंतर्गत जो है चार भाषाएं समाहित है,
कौन कौन सा है? तेलुगु, तमिल, अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना आप सभी, ठीक है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और अंतिम वाला कौन सा है? मलयालम। ये 4 भाषा जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, ये भी आपको याद रखना है। आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। और यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाला नोटिफिकेशन होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप इस वीडियो से लाभान्वित हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और जो भी साथी हो आपको बता दीजिए कि यहाँ पर हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम क्लास 6 जो एनसीईआरटी है हमारे अतीत पार्ट 1 इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, और आज हम संपूर्ण चैप्टर नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषि विश्वामित्र का। और इसका जो वर्णन है किस वेद में किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, पर यदि प्रश्न को थोड़ा और ये फंसाना चाहे तो यहाँ पर ये पूछ लेगा ऋग्वेद के कौन से मंडल में ये बात कही गई है। तो आपको ये भी याद रखना है ये कौन सा मंडल में किया गया है, ये तृतीय मंडल में ये बातें कही गई है। चलिए जब हम मंडल की बात कर ही रहे हैं तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, ऋग्वेद में संपूर्ण 10 मंडल है, ठीक है। कितने मंडल है? 10। और 10 मंडल में से तीसरे मंडल में जो ऋषि विश्वामित्र है वो सतलुज और व्यास नदियों का वर्णन करते हैं। एक चीज और याद रखना है, तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है? तृतीय मंडल में है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी है? किसने? चरक ने। चरक दर्शन, चरक संहिता, एकांक, उपरोक्त सभी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी है। याद रखना है आपको, जो इसका समय काल है, इसका समय कब माना जाता है? इसका समय माना गया है लगभग 2000 साल पहले समय माना गया है, ठीक है। 2000 साल पहले, ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। दूसरी बात जो आपको याद रखना है, जिस समय पर आप सोचिए इस समय पर हमारे पास मशीन है और अन्य साधन है, तब हम उतना बढ़िया तरीके से इलाज या फिर जो भी है हम पता कर पाते हैं। पर उस समय पर इन संसाधनों की कमी थी, फिर भी उस समय पर चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां बताई थी? मनुष्य के शरीर में लगभग 360 हड्डियों का वर्णन किया था। कितनी हड्डियों का वर्णन किया था? 360 हड्डियों का वर्णन किया गया था। पर यदि आप वर्तमान समय में देखोगे तो वर्तमान समय में मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियों का वर्णन किया गया है। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा एक बार आप, महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब आरंभ की गई थी? तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है ABCD, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, लगभग 3000 साल पहले और लगभग 3500 साल पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3000 साल पहले महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा जो है प्रारंभ की गई थी। और ये जो प्रथा है ये कहाँ प्रचलित थी? तो आपको याद रखना है जो दक्कन है, ठीक है, दक्कन में ये प्रथा प्रचलित थी। दक्कन के साथ साथ दक्षिण भारत में ये प्रथा प्रचलित थी। दक्षिण भारत में ये प्रथा प्रचलित थी। दक्षिण भारत के साथ साथ जो उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत में भी ये प्रथा प्रचलित थी। कहाँ पर?
उत्तर पूर्वी भारत में ये प्रथा प्रचलित थी, और इसी के साथ साथ ये कश्मीर में भी ये प्रथा प्रारंभ थी। तो आपसे कई प्रकार से प्रश्न पूछेंगे कि महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले प्रारंभ हो गई थी, और ये जो प्रथा है दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, और यहाँ तक कि कश्मीर में भी ये प्रथा प्रारंभ किया गया था। एक बात आपको और याद रखना है, यहाँ पर ही एक आपको नाम मिलेगा देखने को, इमाम गांव। ठीक है, क्या नाम है? इमाम गांव। अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना मेरे साथ साथ। इमाम गांव कहाँ है? ये जो इमाम गांव है ये भीमा की सहायक नदी, किसकी? भीमा की सहायक नदी कौन सी है? घोड़ नदी। तो भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी पर स्थित है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा कि ये जो इमाम गांव है, यहाँ पर जो मृत लोग हैं इनको दफनाया जाता था, और जो मृत लोग हैं उसका जो सिर है, सिर उत्तर की ओर होता था। ठीक है, उत्तर की ओर उनका सिर होता था। दूसरा, यहाँ से एक शव के प्रमाण मिले हैं, जो कि शव जो है उसका पैर मुड़ा हुआ है, पैर मुड़ा हुआ है। और जो मृत लोग है, मृत लोग के साथ में मिट्टी का बर्तन भी दिया जाता था, मृत के साथ में मिट्टी का बर्तन दिया जाता था, मिट्टी का बर्तन भी दफनाया जाता था। अब एक बार आप याद करना, ऐसे ही एक घटना हमें और देखने को मिलती है, कहाँ पर? मेहरगढ़ में। पर मेहरगढ़ में क्या होता है, मेहरगढ़ में आदमी के साथ साथ बकरी का अवशेष मिलता है, मतलब कि जो मेहरगढ़ के लोग हैं वो पुनर्जन्म को मानते हैं। मनुष्य के साथ साथ जिनको दफनाया गया है उनके साथ साथ बकरियों के अवशेष आपको मेहरगढ़ में मिलता है। और जो यहाँ पर है, मृतक शरीर के साथ साथ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो ये दो डिफरेंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो मृतक है उनका जो सिर है उत्तर की ओर करके दफनाया जाता है, और यहाँ पर ही जो मृतक है उनका जो पैर है वो मुड़ा हुआ अवशेष मिलता है, कहाँ पर? इमाम गांव में। और इमाम गांव कहाँ पर स्थित है? तो भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी पर स्थित है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर इसी में एक और आता है, आपने नाम सुना होगा ब्रह्मगिरी का, ब्रह्मगिरी। आपको याद रखना है, यहाँ से 33 मन के सोने मिले हैं। ठीक है, कितने? 33 मन के सोने के प्राप्त हुए हैं, 33 मन के सोने के प्राप्त हुए। और कंकाल के साथ, कंकाल के साथ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो 3 साइट का नाम आपको याद रखना है। 3 ऐसे स्थल है, पहला मेहरगढ़, दूसरा इमाम गांव, और तीसरा ब्रह्मगिरी। इन 3 जगह से आपको क्या? मृतक शरीर का अवशेष, मतलब कि मृतक शरीर का साक्ष्य मिला है। पर तीनों में थोड़ा डिफरेंट है। जो आपको मेहरगढ़ में मिला है वहां पर क्या है, मेहरगढ़ में मृतक शरीर के साथ में बकरी को दफनाया गया है। दूसरा, इमाम गांव में मृतक शरीर के साथ साथ मिट्टी को दफनाया गया है, मतलब मिट्टी के बर्तन को दफनाया गया है, और जो शरीर है उसका जो सिर है उत्तर की ओर करके दफनाया गया है। तीसरा, जो आपका ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी में 33 मन के सोने प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से कंकाल के साथ साथ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये 3 साइट्स को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 206, 216, 360 और 232। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैंने आपको बताया था कि इस समय पर हमारे पास भौतिक संसाधन होते हुए भी हम भली भांति प्रकार से जो हड्डियों का वर्णन नहीं कर सकते। पर प्राचीन समय में जो चरक थे उन्होंने 360 हड्डियों का वर्णन किया गया था। ठीक है, किस पुस्तक में किया था? तो आपको बुक का नाम याद रखना है, चरक संहिता, चरक संहिता। इसमें इन्होंने बताया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होते हैं, पर वर्तमान समय में जो सही मायने में है
वो कितना है 206 वर्तमान समय में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक और चीज नोट करना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैदिक पीरियड से लेकर के, तो वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में आपको ब्लैक एंड रेड वेयर के प्रमाण मिले हैं, मतलब कि काले काले लाल मिट्टी के बर्तन, काले लाल मिट्टी के बर्तन के अवशेष किस काल में मिले हैं आपको? तो ऋग्वैदिक काल में। इसी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, या तो आपसे ये पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा, कोई से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। तो ये जो टॉपिक था, ये चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर शेष रहता है उसे मैं आपको जब अगला चैप्टर करवाऊंगा तो उस चैप्टर में मैं आपको करवा दूंगा। बेसिकली मैं समझता हूँ कि जितनी भी बातें हैं इस चैप्टर में सभी मैंने आपको करवा दिया है, जो छूट गया है उसे मैं आपको अगले सेशन में करवा दूंगा। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।